हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एक न्यू चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फार्म्स के बारे में, साथ में हम आपसे डिस्कस करेंगे बच्चों एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, साथ में उसके एनिमल ब्रीडिंग के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे एंड इस चैप्टर का बेसिक समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमको मालूम होना चाहिए द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। मींस हमें फूड प्रोडक्शन को, इस फूड प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करनी है बच्चों। ठीक है, सो वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज टू इनहेंस अवर फूड प्रोडक्शन। क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स भी फूड की बढ़ती चली जा रही हैं। भले ही वो फूड हमें चाहे वो प्लांट से मिले, चाहे वो फूड हमें एनिमल से मिले, हमें रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा और नीड को पूरा करने के लिए हमें कुछ स्पेशलाइज प्रिंसिपल्स का यूज करना पड़ेगा, साइंटिफिक मैनर्स का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लिमिटेड सोर्सेज में ही हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए। तो चलिए बच्चों देखते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट वेरी फास्ट रेट। जो बच्चों वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से लगातार बच्चों बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से ये जरूरी हो गया है कि हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएं, साथ में चाहे वो प्लांट से मिल रहा हो चाहे वो एनिमल से मिल रहा हो। ठीक है, ताकि हमारे जो भी इंक्रीजिंग डिमांड है वो पूरी हो सके, क्योंकि डे बाय डे बच्चों फूड की डिमांड इंक्रीज करती चली जा रही है। नाउ द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करें चाहे वो प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग भी हम आगे चल के पढ़ेंगे और एनिमल हस्बेंड्री तो अभी हमको पढ़नी ही है। ठीक है, तो ये मेजर रोल प्ले करता है फूड की प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए। क्लियर? चलिए बच्चों, अब हम आगे डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। बच्चों एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझिए, एनिमल्स को पालने की बात हो रही है, उनसे अपना प्रॉफिट निकालने की बात हो रही है। यहाँ पे एनिमल्स को बोल सकते हैं, जो ग्रुप होता है एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स का ग्रुप होता है जिसको हम फार्मिंग के लिए फॉर्म में यूज करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइव स्टॉक बोलते हैं। और लाइव स्टॉक जो होता है बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, इसमें काऊ आ सकता है, बफेलो आ सकती है, कैमल आ सकता है, साथ में डोंकी वगैरह भी आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं किसी भी ब्रीड के हों, है ना, किसी भी ब्रीड के हों, क्योंकि अभी मैं आपको ब्रीड के बारे में भी बताऊंगा कि ब्रीड में कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सुपरफिशियली बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर उनके सेम होते हैं। ठीक है, चलिए, पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विच आर इंटेंशनली केप्ट इन अ एग्रीकल्चरल सेटिंग, यानी कि एक एग्रीकल्चर सेटअप बना के, एक फार्म टाइप का बना के हम उन एनिमल्स की पॉपुलेशन को वहां पे रखते हैं इंटेंशनली, है ना, अपने अंडर में रखते हैं, यानी कि खुला छोड़ दिया कहीं पे भी भाग रहे हैं, इंटेंशनली वहां पे उनको बांध के रखते हैं या जैसे भी रखें, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स, अपने बेनिफिट के लिए उनको रखते हैं। ऐसे एनिमल्स की पॉपुलेशन को बोलते हैं बच्चों लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइव स्टॉक बोलते हैं। एंड द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर द ब्रीडिंग्स एंड द रेजिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आपकी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सीखते हैं कि इन लाइव स्टॉक्स की ब्रीडिंग कैसे कराते हैं, साथ में उनको रेस कैसे करते हैं, ना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेज, है ना, यानी कि इनको ब्रीड कैसे कराएंगे, इनकी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाए। ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा ज्यादा हमें एनिमल प्रोडक्ट मिल पाएगा, चाहे वो मीट हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो एग हो। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करेंगे, इट डील्स विद द केयर एंड द ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल्स। इस एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या करना होता है बच्चों, हमें केयर भी करनी होती है एनिमल्स की, साथ में उनकी ब्रीडिंग भी करानी होती, ताकि उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन में बढ़े। तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स लाइक बफेलोज, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल एंड शीप, कैमल्स, गोट्स एक्सेट्रा, यानी कि ये हमारे एनिमल्स एनिमल हस्बेंड्री में मेनली फोकस किए जाएंगे। इन्हें लाइव स्टॉक भी बोल सकते हैं कलेक्टिवली, लाइक काउस, पिग, हॉर्सेस, कैमल्स, कैटल, sheep, goats एक्सेट्रा। ह्यूमंस फॉर द वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट, वूल, है ना। तो इन सभी एनिमल से, इन सभी लाइव स्टॉक से हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो मिल्क हो, वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, चाहे वो मीट हो, चाहे वो वूल हो। सारी ही रिक्वायरमेंट लगातार डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस, सो देयर डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजेस। इस वजह से एनिमल हस्बेंड्री का रोल इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस वजह से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और आप जानते हो बच्चों, करंट टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट चल रहा होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वही एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं बच्चों, पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं। हम लोगों ने अभी मेनली एनिमल्स की बात की, पोल्ट्री फार्मिंग में मेनली बर्ड्स आती हैं। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है ये भी एक तरह से एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट आता है। ठीक है, क्योंकि इससे भी हम लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड्स को पाल के उनसे हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, चाहे वो मीट हो, चाहे वो एग्स हो, चाहे उनके वो फर्स हो, चाहे वो बोन्स हो। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग इज एंड फिशरीज
आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज है ना, जिसमें फिशेस की कल्चर किया जाता है, फिशेस को पाला जाता है, ये दोनों ही हमारे एनिमल हस्बेंड्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। एक सर्वे के अकॉर्डिंग बच्चों ऐसा देखा गया है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, उसकी 70% जो पॉपुलेशन है, 70% नंबर जो है वो सिर्फ 2 कंट्रीज में है, इंडिया में और चाइना में, ठीक है। बट ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी वो बहुत कम है। जो प्रोडक्शन होता है एनिमल मीट का या एनिमल प्रोडक्ट्स का, वो बहुत कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है। तो देखिए बच्चों, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 70% ऑफ वर्ल्ड्स लाइव स्टॉक पॉपुलेशन सारे एनिमल्स की बात नहीं हो रही, आप शेर वगैरह भी ले लोगे नो, ठीक है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की बात हो रही है, इज इन इंडिया एंड चाइना। ये 70% वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया और चाइना में ही है, बाकी के 30% में बाकी कंट्रीज में फैले हुए हैं लाइव स्टॉक्स, ठीक है। डिस्पाइट दिस ह्यूज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, देयर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज ओनली 25%। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 70% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस में जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है वो 25% है केवल। ये बात आप याद कर लीजिएगा, सिर्फ 25% कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जो कंट्रीब्यूशन है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत कम है बच्चों, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज में। दैट इज द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो, बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी है। चलिए, देयरफॉर टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी देयर इज अ नीड टू अप्लाई न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि पुराने तरीके से हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, हमें नए बायोलॉजिकल मेथड और नए साइंटिफिक मेथड से ही आगे बढ़ना होगा, ताकि हम क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें और प्रोडक्टिविटी यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या प्रोडक्ट को बढ़ा सकें, चाहे वो मिल्क हो चाहे वो मीट हो। तो हमें इसके लिए नए बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ेगा, इन एडिशन टू कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस। इन एडिशन टू का मतलब है कि हमें कन्वेंशनल प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, कन्वेंशनल प्रैक्टिस के साथ साथ हमें बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज का भी या साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का भी यूज करना है बच्चों, ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड केयर। चलिए, इस तरह से हमारा ये कुछ ब्रीड्स यहाँ पे दी हुई हैं, कुछ हमारे फार्म एनिमल्स बने हुए हैं बच्चों, आप यहाँ पे देखिए, जिसमें हमारा काऊ है, ऑक्स है, पिग है, शीप है ना, लामा है, चिकन है, टर्की है, डक है, गीज है, डोंकी है, हॉर्स, दीज ऑल आर द फार्म एनिमल्स, ठीक है। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज लाइव स्टॉक्स, ठीक है, इन्हें लाइव स्टॉक भी बोल सकते हैं बच्चों, जितने भी जानवर यहाँ पे बने हुए हैं। अब चलिए, अब हम बात करेंगे बच्चों मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स के बारे में, कि अगर हम इनको रख रहे हैं तो फार्म्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे बच्चों। तो मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, तो बच्चों एक इसके लिए हमें प्रोफेशनल अप्रोच लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि कहीं पे भी फार्म्स में जानवर को कहीं पे भी बांध देंगे, इसके एक प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कि साफ सफाई से रखना पड़ेगा, प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी एनिमल्स की, है ना, मिल्किंग के लिए एक पर्टिकुलर हैंडलर चाहिए होगा। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे बच्चों कि जब फार्म एनिमल्स को उनकी केयर चाहिए होती है, प्रॉपर वेटरनरी डॉक्टर आना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड एनिमल्स के बारे में, फार्म एनिमल्स के बारे में, कि एक ये प्रोफेशनल अप्रोच होती है बच्चों ओवर द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस तो हमारे दादा परदादा बहुत समय से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता था, गांव में आप जाओ तो देखो अभी भी गाय, बकरी और भैंस चराए जाते हैं दूर दूर तक जाके, है ना, खेतों में, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा अब हमें प्रोफेशनल अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी। नाउ ऑफ द फार्म मैनेजमेंट कैन गिव अ मच नीडेड बूस्ट टू इंप्रूवमेंट टू अवर फूड प्रोडक्शन, जिससे हमको एक फूड प्रोडक्शन के इंप्रूवमेंट में एक बड़ा सा बूस्ट मिलेगा, यानी एक एनहेंसमेंट मिलेगा। नाउ सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर्स इन वेरियस फार्म सिस्टम्स आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, कि कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे अच्छी तरह से अपने फार्म का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अगर हमारे पास डेयरी फार्म है तो हम कैसे मैनेज करेंगे बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। आपको कोई डेयरी नहीं चलानी है, बट आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमें एनिमल हस्बेंड्री में डेयरी फार्म मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं अभी, बस आपको इजिली उनको याद करना, उनको वहां पर नोट कर देना। सो डेयरी आप जानते हो क्या होता है, इज द मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स फॉर द मिल्क, यानी डेयरिंग में हम क्या करते हैं, उन एनिमल्स का मैनेजमेंट सीखते हैं जो हमें मिल्क देते हैं या जिनसे हमें मिल्क मिलता है ना बच्चों, and its product for human consumption. It is mainly deals with the process and the systems to improve quality and quantity of milk. यानी इसका जो मेन प्रोसेस होता है, मेन जो डीलिंग होती है इसमें डेयरी में, इसमें हमें मेन काम ये करना होता है कि हमें इंप्रूवमेंट करना है, किसकी, क्वालिटी की इंप्रूवमेंट करनी है, साथ में क्वांटिटी ऑफ मिल्क की भी इंप्रूवमेंट करनी है। यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क दोनों को हमें इंप्रूव करना है। ऐसा ना हो कि मिल्क बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए, मिल्क बहुत ज्यादा पतला हो जाए, यानी उसकी क्वालिटी बहुत डाउन है ना। लेकिन ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा कम आ रहा है, क्वांटिटी भी कम ना हो।
ऐसा रहे कि क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो। कोशिश तो यही रहती है कि डेयरी प्रोडक्ट में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी हो। नाउ मिल्क ईल्ड की बात करेंगे तो मिल्क ईल्ड मेनली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द ब्रीड। ब्रीड की क्वालिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है बच्चों। आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसे काऊ की ब्रीड आती है जो बहुत ही अच्छा दूध देती है, जिसे हम बोलते हैं इंडिजीनस ब्रीड, जिन्हें हम देसी गाय भी बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो देसी गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, बट जो हाइब्रिड काउज आती हैं या हम बोल सकते हैं जो हमारी फॉरेन ओरिजिन की जो काउज आती हैं उनका दूध तो ज्यादा होता है बट इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है ना। तो हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को साथ में लेकर चलना है। लेकिन इंडिजीनियस काउ में क्या है, क्वालिटी तो बहुत अच्छी रहती है दूध की, देसी गाय का जो दूध होता है उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है बट क्वांटिटी बहुत कम होती है ना। तो हम लोग क्या कराते थे, जो बाहर की जो फॉरेन काउ हुआ करती थी उसको इंडिजीनियस वैरायटी से क्रॉस करा देते थे, जिससे जो हाइब्रिड काउ बनती थी वो ज्यादा दूध भी देती थी और अच्छी क्वालिटी का भी देती थी, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मिल्क ईल्ड, जो मिल्क की ईल्ड होती है वो डिपेंड होती है बच्चों क्वालिटी ऑफ ब्रीड के ऊपर, जैसी ब्रीड वैसा दूध, है ना, समझ में आया। एंड द डेयरी फार्म मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग मेन प्रोसेसेस। डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ मेन प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, जिसमें पहला है बच्चों सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड विद द पोटेंशियल ऑफ हाई ईल्ड। हमें एक अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि हमें ईल्ड हाई मिलेगी। क्या मिलेगी, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें ज्यादा अमाउंट में मिलेगा अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया। हाँ, लेकिन वो ब्रीड उस क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छे से अपने आप को अडाप्ट कर ले तब। मालूम चला कि वो सर्दी ऐसी ब्रीड थी जो ठंडी वाले इलाके में रहती थी, अब आप उसको गर्मी वाले इलाके में ले आओगे तो कॉमन सी बात वो बीमार पड़ जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो वो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन में जब अच्छे से अडाप्ट कर जाएगी तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल से हाई यील्ड देगी। नाउ एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए टू द वेरियस डिसीज रेजिस्टेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर मालूम चला कहीं आप बाहर से ले गए, क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हुआ और कोई दूसरी डिसीज लग गई उसको, तो भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, खर्चा अलग से करना पड़ेगा डॉक्टर को बुला के। तो डिसीज रेजिस्टेंट भी होनी चाहिए, उसमें जल्दी कोई डिसीज ना लगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक अच्छी ब्रीड की पहचान होती है कि हाई यील्ड होगी और डिसीज रेजिस्टेंस होगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। कैटल की पहचान ये होती है कैटल शुड बी हाउस वेल्ड, यानी कि कैटल को प्रॉपर्ली शेड में रखना चाहिए। ऐसा नहीं खुले में खड़ा कर दिया, सर्दी में उसके ऊपर कोहरा गिर रहा है बीमार हो जाएगा, गर्मी में धूप लग रही है। तो हाउस वेल्ड यानी उसको जो कैटल शेड होता है वो वेल्ड हाउस होना चाहिए। हैव सफिशिएंट वाटर, पानी होना चाहिए पीने के लिए। शुड बी केप्ट इन द डिसीज फ्री कंडीशन, साफ सफाई से रखना चाहिए डिसीज फ्री कंडीशन में। ठीक है, दे शुड बी फेड इन द साइंटिफिक मैनर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको साइंटिफिक मैनर में फेड करना चाहिए, यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसको जो भी चारा दे रहे हैं, जो भी खाना पानी दे रहे हैं, साइंटिफिक मैनर के बेसिस पे देना पड़ेगा। कितनी उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट है, उसको कितना, कौन सा सब्सटेंस, कितना कंपोनेंट कितना देना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए विद एन एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फॉडर। तो जो भी हमें फॉडर देना है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी कम रखनी है कि ज्यादा रखनी है कि मीडियम रखनी है, कैसी भी रखनी है वो हमें डिसाइड करना होगा साइंटिफिक मैनर पे। अपने मन से नहीं कि जितना माना उतना दे दिया, साइंटिफिक मैनर पे जितना देना चाहिए उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी उतनी ही रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि हमने डेयरी फार्म खोल लिया, घर में आराम से सो रहे हैं एसी में, नो, हमें रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए कि हमारे डेयरी फार्म में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन सी गाय कितना मिल्क यील्ड दे रही है, किसको कितना खाना मिल रहा है, दैट इज एंड कीपिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड, सभी का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए। एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द डेयरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डेली एक्टिविटीज जो डेयरी में हो रही हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों। चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भैया हमें रेगुलर विजिट करवानी पड़ेगी एक वेटरनरी डॉक्टर की। ठीक है, जो जानवर डॉक्टर होते हैं वेटरनरी डॉक्टर, वो रेगुलर विजिट पे रहेगा, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन पे आना चाहिए ताकि वो सबका चेकअप कर सके कि जितने भी फार्म एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे मिल्क यील्डिंग काउज हैं वो बीमार तो नहीं है कहीं। ठीक है, ये भी बहुत नेसेसरी पॉइंट होता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों स्ट्रिंजेंट क्लीनिनेस, बहुत ही सख्त सफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो काउ डंग है वो इकट्ठा होता चला जा रहा है, उसमें मक्खियां लग रही हैं और बीमार हो जाएंगे काउज आपकी सारी। ठीक है, तो स्ट्रिंजेंट क्लीनिनेस यानी बहुत ही सख्त सफाई होनी चाहिए, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से रहना चाहिए। किसको, दोनों को, जो कैटल है उसको भी और जो कैटल का हैंडलर है उसको भी, है ना। हैंडलर अगर गंदगी से रहेगा तो जानवर को भी बीमारी हो सकती है। तो हाइजीनिक वे में दोनों को रहना चाहिए, बोथ किसको, कैटल एंड हैंडलर आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मिल्किंग के टाइम पे, क्योंकि अगर हैंडलर के हाथ गंदे होंगे तो मिल्क जो होगा इन्फेक्टेड हो जाएगा। मिल्किंग के टाइम पे, मिल्क के स्टोरेज के टाइम पे और मिल्क के ट्रांसपोर्ट के टाइम पे भी ये हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, तो मिल्क हो या मिल्क प्रोडक्ट हो
उसका जो हैंडलर होना चाहिए, ठीक है, मिल्किंग के टाइम पे या स्टोरेज के टाइम पे या जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो बहुत हाइजीनिक वे में उसको करना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। इस तरह से हमने बात की यहाँ पे अपने फार्म मैनेजमेंट के बारे में। एक ये पिक दिखाई हुई है बच्चों, यहाँ पे एक ये गौशाला की पिक है बच्चों। ये एक फार्म बना हुआ है, इस तरह से देखिए साफ सफाई होनी चाहिए प्रॉपर। यहाँ पे देखिए सभी खाने की पीने की व्यवस्था, और एक सीक्वेंस में काउस खड़ी हुई हैं और सभी को प्रॉपर केयर के साथ एक पर्सन भी है जो कि पानी वगैरह भी दे रहा है, फूड भी दे रहा है, और इस तरह से बच्चों ये फार्म होता है। और हर जगह देखिए प्रॉपर क्लीनिनेस है, प्रॉपर शेड बना हुआ है ताकि धूप वगैरह भी ना आए। ओपन स्पेस ले दिया क्योंकि एयर वगैरह भी आती रहे, है ना, क्योंकि जानवर को बंद कमरे में रहने की आदत नहीं होती वरना उनका दम घुट जाएगा। और जो ग्रास वगैरह है ये भी पड़ी हुई ताकि उनको हरा चारा भी दिया जाए। सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी एक प्रॉपर फार्म मैनेजमेंट हम कर सकते हैं और अपनी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा एंड अल्टीमेटली फार्म को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो डेयरी फार्मिंग तो आपको समझ में आ गई कि दूध की यील्ड को कैसे बढ़ाना है ना, काऊ का ध्यान कैसे रखना है, शेड को कैसे बनाना है। पोल्ट्री फार्मिंग की बात करेंगे बच्चों, तो पोल्ट्री का टर्म मतलब होता है कि जिसमें बर्ड्स की रेयरिंग करते हैं ना। बर्ड्स में जरूरी नहीं कि पोल्ट्री में हैन आती हूँ, टर्की, गीस, है ना, पिजन वगैरह भी आते हैं। तो द टर्म पोल्ट्री मीन्स रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल और बर्ड्स, है ना। पोल्ट्री का मतलब होता है कि हम डोमेस्टिकेटेड फाउल और बर्ड्स की रेयरिंग करें फॉर फूड, किसके लिए, अपने फूड की रिक्वायरमेंट यानी मीट को पूरा करने के लिए, एंड फॉर देयर एग्स, क्योंकि हमें से पोल्ट्री जो आपके एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, इनसे हमें मीट मिलता है और एग्स मिलती हैं। ठीक है, नाउ लाइक चिकन, डक्स, गीस, टर्की एंड सम वैरायटी ऑफ पिजन्स आर एग्जांपल्स ऑफ पोल्ट्री फार्म। ठीक है, तो ये पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं बच्चों, ये इनमें आते हैं। नाउ पोल्ट्री बर्ड्स रियर्ड फॉर मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स, है ना। वो पोल्ट्री बर्ड्स जिनसे हमें मीट मिलता है उन्हें बोलते हैं ब्रॉयलर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोल्ट्री बर्ड्स जिनसे हमें मीट मिलता है उन्हें हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स। वाइल द फीमेल बर्ड्स रेस्ड टू एग प्रोडक्शन, या जो एग प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं, दैट इज द फीमेल बर्ड्स रेस्ड फॉर एग प्रोडक्शन आर कॉल्ड लेयर्स। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, लेयर्स बोलते हैं। लेयर्स का मेन काम होता है ये एग को प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल वाली बर्ड्स होती हैं, and they are raised for egg production and the poultry farm management include following main process। इसके भी पोल्ट्री फार्म को मैनेज करने के लिए भी कुछ मेन पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री एंड सुटेबल पोल्ट्री ब्रीड। हमें एक ऐसी पोल्ट्री ब्रीड बर्ड की लानी है जो कि डिसीज फ्री हो, डिसीज रेजिस्टेंट हो और हमारे लिए सुटेबल भी हो। ऐसा नहीं कि तुमने बाहर से किसी दूसरी कंट्री से कोई अच्छी ब्रीड इंपोर्ट करा ली और यहाँ पे आके वो बीमार पड़ गई क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पे ब्रीड सर्वाइव नहीं कर पाती है, इस वजह से हमें उस ब्रीड का सिलेक्शन करना है जो डिसीज फ्री हो और जो सुटेबल हो हमारे पोल्ट्री फार्म के एनवायरनमेंट के हिसाब से। समझ में आया? चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हाउसिंग शुड बी सेफ एंड प्रॉपर वेंटिलेटेड। जो पोल्ट्री फार्म है वो सेफ होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि नीचे स्नेक चला आ रहा है, स्नेक उनके एग्स को खा जाए या चिकन, छोटे चिकन्स को खा जाए, है ना। तो स्नेक ना आए, या दूसरी बात वहां पर कैट वगैरह ना आ जाए, दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो ना आ जाए, है ना। तो हाउसिंग शुड बी सेफ एंड प्रॉपर वेंटिलेटेड। प्रॉपर फूड एंड वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, क्लियर। प्रॉपर फूड और वाटर तो जरूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों। एंड द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ केयर एंड हाइजीन, क्योंकि इनका जो फीसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग नेचर का होता है, हार्मफुल होता है। तो प्रॉपर मेंटेनेंस और हेल्थ केयर और हाइजीन के साथ में पोल्ट्री बर्ड्स को रखना चाहिए। ये बच्चों पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की कुछ बातें थी जो हमको सीखनी है। ठीक है, चलिए तो अगर आपसे पूछा जाए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो यही सारे पॉइंट आप बता दोगे। और इस तरह से ये पोल्ट्री फार्म दिखाया गया बच्चों, ये देखिए कुछ इस तरह से कि प्रॉपर विंडोज बनी हुई है वेंटिलेशन के लिए। दीज आर विंडोज फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। लाइटिंग कितनी अच्छी की गई है, आप देखिए लाइटिंग भी ऊपर की गई है, आर्टिफिशियली लाइटिंग की गई ताकि इनको डे वाला एनवायरनमेंट मिले, रात हो तो भी डे वाला एनवायरनमेंट मिलता है इनको। और साथ में देखिए यहाँ पे स्पेस भी अच्छा खासा है, अलग अलग बर्ड्स मूव कर रही हैं। ठीक है, ये जो हमारी हेंस हैं ये इस तरह से पोल्ट्री फार्म में है और इस तरह से यहाँ पे इनके खाने पीने की भी व्यवस्था है। बड़ा सा शेड बना हुआ बच्चों, ये पोल्ट्री फार्म इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे समझिएगा, आपको मालूम है इसका आंसर। गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग द बर्ड विच आर रियर्ड फॉर एग्स। एग्स के लिए जो बर्ड रियर्ड होती है उसको बच्चों क्या बोलते हैं बताइए। एग्स के लिए जो होती है उसे बोलते हैं लेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? लेयर। ठीक है, एंड द बर्ड विच आर रियर्ड फॉर द मीट। मीट के लिए जो बर्ड हमारी जो रियर्ड की जाती है, पाली जाती है, उस बर्ड या उस पोल्ट्री बर्ड को बोलते बच्चों क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रॉयलर बोलते हैं। ये बात आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्स वाले को बोल देंगे लेयर, ठीक है, लेयर बोल देंगे, लेयर्स बोल देते हैं। और मीट वाले को बोल देते हैं ब्रॉयलर्स। क्या बोल देते हैं बच्चों? ब्रॉयलर्स बोल देते हैं। ठीक है, यह बात याद रखिएगा।
Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.